तो आज हमारे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन जिसको SN2 और SN1 ये मैं आज आपको कोशिश करता हूँ पूरा कंप्लीटली पढ़ाने का। जैसा मुझे याद आ रहा है मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को वो स्ट्रक्चर फॉर्म करके दिखाया था कि किस प्रकार से SN2 में न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे से बैक अटैक करता है और आगे से लिविंग ग्रुप निकल जाता है। लेकिन वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे अल्काइल्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो अटैकिंग है न्यूक्लियोफाइल का वो रिलेटिवली क्या होता जाएगा, डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो ये सब बातें लिखिए सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट, when two molecules take part in determining the rate of the reaction, when two molecules take part in determining the rate of the reaction, two molecules कौन कौन सा, तो एक तो आपका ये अल्काइल हैलाइड और दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो ये अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों जब किसी रिएक्शन में रेट डिटरमाइन करने का काम कर रहा है, when two molecules take part in determining the rate of the reaction is called bimolecular nucleophilic substitution, is called bimolecular nucleophilic substitution। इसको ही हम bimolecular nucleophilic substitution बोलते हैं। Here the rate depends upon the concentration of both the reactant, concentration of both the reactant। क्या क्या रिएक्टेंट है? पहला रिएक्टेंट क्या था? फर्स्ट वॉज दिस अल्काइल हैलाइड, पहला अल्काइल हैलाइड और दूसरा ये क्या था आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों के ऊपर इसका रेट डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई रिएक्शन जहां पर दोनों पर उसका रेट डिपेंड कर रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर या बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देख सकते हैं मैंने ये आपको मैकेनिज्म बताया भी होगा। होता क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल आके क्या करता है, बैक अटैक करता है। बैक अटैक करेगा तो इस प्रकार से ये न्यूक्लियोफाइल यहां लगेगा, ये आपका कार्बन होगा, ये H ये डॉटेड और ये भी डॉटेड, ये यहां से निकल रहा होगा और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन। और यहां के बाद जो कंपाउंड बनता है वो इस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल CH और यहां पर क्या मिल जाता है, X- आपको मिल जाता है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ये बॉन्ड बनना और ये बॉन्ड टूटना, जिस रेट से ये हो रहा होगा इसी रेट से ये रिएक्शन आगे की ओर प्रोसीड कर रही होगी, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो उसके नीचे बस ये आप डायग्राम बना लें, सिर्फ उसके नीचे डायग्राम बनाइए जहां पर आपको ये समझ में आए कि इस प्रकार से आप रिएक्शंस को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। बीच में जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, लिखवाएं देखें इसके बारे में। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स 2 पॉइंट लिखवाए दें। एक तो ये बहुत कम पीरियड, वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनता है, और हाईली अनस्टेबल। वेरी स्मॉल टाइम के लिए ये बनता है और हाईली अनस्टेबल, ये दो प्रॉपर्टी हैं इसके साथ एसोसिएटेड। हाईली अनस्टेबल ये दो प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी तुरंत से प्रोडक्ट फॉर्मेशन की हो जाती है। नेक्स्ट आगे लिखिए, these reactions takes place by the formation of intermediate. These reaction takes place by the formation of intermediate, which is highly unstable and is formed for a very small time period, which is highly unstable and is formed for a very small time period, full stop। एक वर्ड आपको मैंने कहा था वेल्डन इन्वर्जन, नाम याद है? वेल्डन इन्वर्जन करके कुछ बोला था।
लास्ट क्लास में? नहीं बोला था। ध्यान से देखिए, एक अभी मैं ये एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ व्हाट इज वेल डन इन्वर्जन। ये छतरी जो इधर से उधर हो रही थी वो बताया था कि आप ऐसे हवा के अपोजिट जब चलते हैं तो छतरी जो है वो पलट जाती है। वही पलट जाने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम लोग देखते हैं कि कैसे वो पलट रहा है। मैंने आपसे कहा होगा कि इस प्रकार से ये हमारा क्या है, ये CH दिखाई दे रहा होगा, ये CHX बॉन्ड है, CHX बॉन्ड है। अब ये CHX बॉन्ड में न्यूक्लियोफाइल आके क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, सपोज करिए न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया, तो अभी ये क्या होगा, अभी ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। यही है ना इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, यही वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है जहां पर दोनों लगे हुए हैं, ये आपका न्यूक्लियोफाइल और ये आपका हैलाइड ग्रुप। ये हैलाइड ग्रुप यहां से क्या होगा, निकलेगा। ये हैलाइड ग्रुप जैसे ही निकला, चूंकि ये इधर से आके अटैक किया है, अर्लियर दे वर समथिंग लाइक दिस, लेकिन इसके इधर से आ जाने से ये क्या कर जाता है, पूरा का पूरा अपना एंगल को, छतरी जो इधर था वो छतरी किधर चला गया, उस तरफ चला गया। दिस इन्वर्जन इज नोन एज वेल्डन इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं, वेल्डन इन्वर्जन। वेल्डन नामक साइंटिस्ट ने इसे देखा था पहली बार, इसे इसको क्या बोलते हैं, वेल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। तो लिखिए, इन SN2 रिएक्शन, in SN2 reaction, the attack of nucleophile occurs from backside. The attack of nucleophile occurs from backside. Backside से attack of nucleophile होता है, बैक अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। बैक अटैक का क्या मतलब है, पीछे से अटैक करता है। और जब वो पीछे से अटैक करेगा तो जो हाइड्रोजन का पोजीशन है वो क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। तो लिखें उसके आगे, and the leaving group leaves from the front side, and the leaving group leaves from the front side। तो लीविंग ग्रुप फ्रंट साइड से लीव कर रहा है, whereas जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो बैक से अटैक कर रहा है। ऐसा होने पर क्या होता है, ऐसा होने पर जो आपका हाइड्रोजन है या जो भी वहां पर लगा हुआ ग्रुप है, क्या दो ही ग्रुप लग सकते हैं, या तो हाइड्रोजन लगा होगा और नहीं तो अल्काइल ग्रुप कुछ लगा होगा। हाइड्रोजन लगेगा नहीं तो आ रहा है, तभी ना वो 2 डिग्री 3 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि वहां 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा या 1 डिग्री होगा। तो जब कभी भी ऐसा होगा, देयर ऑलवेज इज अ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो या तो क्या लिखे हैं बताइए, लिविंग ग्रुप इज फ्रंट साइड, फुल स्टॉप। द हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, द हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, द हाइड्रोजन और alkyl group present changes the configuration from one side to another, same as that of umbrella in presence of wind, same as that of umbrella in presence of wind। विंड में जैसे अम्ब्रेला का जो पोजीशन है, कैसे वो इस तरह छतरी बनाए रहता है और अचानक से हवा चलती है तो देखा होगा आपने, अम्ब्रेला ऊपर की ओर उड़ जाता है। एग्जैक्टली वैसा ही यहां पर भी देखने को मिल रहा है कि ये जो आपका तीनों हाइड्रोजन है पहले किस तरफ है, इस तरफ है, लेकिन जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो हाइड्रोजन किधर चला गया, उस तरफ चला गया। मैंने अभी आपको एक मॉडल का रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया था। तो इस प्रकार का जो इन्वर्जन है इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन in SN2 mechanism is known as inversion of configuration. This type of inversion in SN2 mechanism is known as inversion of configuration or Weldon inversion. Weldon, WALDEN, वेल्डन इन्वर्जन, इसी को क्या बोलते हैं, वेल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। वेल्डन इन्वर्जन का क्या मतलब है, वो अम्ब्रेला की तरह इस तरफ से उस तरफ क्या हो जाता है, फ्लिप कर जाता है। दैट फ्लिपिंग इज ओनली नोन एज वेल्डन इन्वर्जन। अब ये जो अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल है ये डिपेंड करता है कि पीछे की साइड पर आपके पास कितना स्पेस अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये आपने लिख लिया होगा अपनी कॉपी में, ये सारा आपने लिख लिया है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया था, उस हिंट के अंदर मैंने आपको ये समझाया होगा कि अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये H है,
ये कार्बन और यहां पर मैं CH3 ले लूं और इस तरफ X है। अभी जो न्यूक्लियोफाइल है स्टिल इट कैन हैव दी पेनिट्रेशन, ये इधर से पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन सेकेंड केस बना रहा हूं जहां पर CH3 और यहां H लगा हुआ है, पेनिट्रेशन अभी भी है, लेकिन पेनिट्रेशन का जो स्कोप है वो धीरे से क्या हो गया, रिड्यूस कर गया है। और अगर मैं इसकी बात करूं जहां पर ये क्या है, तीनों CH3 और यहां X लगा है, यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है ऑलमोस्ट न के बराबर पेनिट्रेट कर पा रहा है। और सबसे पहला एग्जांपल तो आपको ध्यान ही होगा जहां पर मैंने तीनों का तीनों क्या बनाया था, हाइड्रोजन बनाया था। यहां पर तो बड़ी आसानी से क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो अगर मैं इसे 0 डिग्री कार्बन, इसे 1 डिग्री कार्बन, इसे 2 डिग्री कार्बन और इसे 3 डिग्री कार्बन बोलूं, तो SN2 मैकेनिज्म सबसे आसानी से कहां फॉलो हो रहा है, 0 डिग्री में, तब 1 डिग्री में, तब 2 डिग्री में, और सबसे लीस्ट या ऑलमोस्ट ना इन 3 डिग्री कार्बन। ये बात समझ में आ गई, इसको ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है, राइट। SN2 requires the backside approach of nucleophile. SN2 requires the backside approach of nucleophile. Backside approach of nucleophile to the carbon bearing the leaving group. Therefore, the hindrance offered to the nucleophile will restrict the SN2 mechanism to occur. Therefore, methyl halide has the highest reactivity then primary halide, then secondary halide, and lastly tertiary halide. Then primary halide, then secondary halide, and lastly tertiary halide. टर्शियरी हालाइड का जो रिएक्शन है वो सबसे लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में रिएक्शन जो है वो टर्शियरी हालाइड में ही किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके नीचे ये जो चित्र मैंने बनाया है, दिस इज मिथाइल हैलाइड, दिस इज प्राइमरी हालाइड, दिस इज सेकेंडरी हालाइड एंड दिस इज टर्शियरी हालाइड। तो इसमें बड़ी आसानी से, यानी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अच्छा कहां पे होगा, यहां पे। क्यों सबसे अच्छा यहां पे होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बड़ी आसानी से अप्रोच कर पा रहा है। गॉट इट। तो आपने जितना भी अभी वो पढ़ा है, जो रिएक्शन आपने देखा है, कौन सा रिएक्शन देखा है आपने, पहला एक रिएक्शन देखा है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके अंदर क्या देखा है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा था, पीछे से आके अटैक कर रहा था। आपने ये देखा है ना सबसे पहला वाला, कि इस प्रकार से RX हैं और उसमें आपने तमाम बहुत सारे रिएजेंट डाले, ऐसा एक टेबल बनाया है ना आपने, और यहाँ पे सारे न्यूक्लियोफाइल थे, OH माइनस, H माइनस, OR माइनस, ऐसे सब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे दिया गया है। ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल इस R में आके अटैक कर रहे होंगे। ये R क्या है, ये R या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब समझते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रुकावट, बल्कियर ग्रुप जहां लगा होता है वहां स्टेरिक हिंड्रेंस। ऑब्वियसली अगर मैं इस गेट पर खड़ा हो जाऊं तो दूसरा बच्चा नहीं आ पाएगा यहां से, तो स्टेरिकली हिंडर्ड है नहीं। और मान लीजिए यहीं पे अगर अंजलि खड़ी है, 2-3 बच्चे और आ जाएंगे उसी रास्ते से उसी टाइम पर, अंजलि, प्रिया, शांभवी, ये तीनों, वो बच्ची जो है अंजलि सिंह, सब एक साथ चारों भी घुस सकती है। और मैं अगर खड़ा हूं तो मेरे बगल में शायद अंजलि एडजस्ट कर लेगी, बाकी दूसरा कोई तो एक साथ तो आ ही नहीं सकता, उसको मेरे पीछे आना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस।
वो शारीरिक ढांचा ऐसा है कि हिंड्रेंस हम लोग ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, और इनका भगवान ने ढांचा ऐसा दिया है कि हिंड्रेंस वर्ड का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वही रीजन है ना, ये हाइड्रोजन है और हम लोग 3 टाइम्स CH3 हैं, तो हमारे में हिंड्रेंस ज्यादा है। अब मेरे आगे अगर मैं ऐसे करके कहीं लाइन में खड़ा हूँ, स्कूल में भी ऐसा खड़ा रहता था पीछे, हाँ क्या हुआ, नहीं भैया ठीक है खड़ी कर। अभी ये मान लीजिए लाइन में खड़ी है, बोले मुन्नी छोटी थोड़ा साइड हो, और वो निकल जाएगा साइड से चुटकी बोल के। हम लोग इधर ना कोई भाई ठीक है भैया कोई आपके बाद मेरा नंबर है ना, ऐसे करके। अब देखा होगा आपने, मैंने तो बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। आपका अगर शरीर थोड़ा बल्कियर है और थोड़ा जेंट पर्सनालिटी है, तो टिकट उकट के टाइम पे आप जाइए ना, वो जो रेल में टिकट के लिए खड़ा रहना पड़ता है। अब तो खैर ये हो गए सबके हाथ में, वो सब ऐप आ गया, IRCTC एंड ऑल। पहले जाके वो लिख के करवाना पड़ता था टिकट। तो आप जब खड़े हैं वहाँ पे, तो कोई मान लीजिए आपके पीछे आया, तो अगर मान लीजिए आप थोड़े बच्चे टाइप के हैं, तो बोलेगा नहीं मेरा इसके पूछ लीजिए उससे, उसके बाद मेरा नंबर था। अच्छा मान लीजिए आप खड़े हैं, क्या हुआ, नहीं भैया आपके बाद मेरा नंबर है, देखते रहिएगा थोड़ा। तो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है हिंड्रेंस को। यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे हिंड्रेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर, तो यहाँ पे रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगी, पर यहाँ पे रिएक्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर होगी। तो ये जितने भी आपने वो लिखे थे वहां पे, जो ये R था, अपन यही डिस्कस कर रहे हैं उस R के बारे में। वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस R ओनली। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ R? R is either 0 degree or 1 degree or 2 degree or 3 degree. If it is 3 degree, then रिएक्शन होना संभव ऑलमोस्ट नहीं है। चलिए तो ये अपनी कॉपी में आप लिख लें, इसको अपनी लिख लिए सब लोग, वहां पे ऑर्डर भी लिख लीजिएगा। द ऑर्डर इज समथिंग लाइक दिस। हेडिंग डालें SN1 मैकेनिज्म, हेडिंग डालें SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज SN1 मैकेनिज्म, तो उसको समझते हैं। पहले यहां तक समझ में आ गया सबको? चलिए अब हम लोग SN1 मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं। व्हाट इज SN1 मैकेनिज्म? SN1 मैकेनिज्म क्या है? SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, ध्यान से देखें। नाम है SN1। SN1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, व्हाट इज द नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर ये यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन कराने में मदद करेगी, दोनों मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं कराएगी। जैसे वहां पे क्या था, रेट वॉज डिटरमाइंड बाय बोथ द मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना, और अल्काइल हैलाइड का, सॉरी वो हैलाइड ग्रुप का निकलना, लिविंग ग्रुप का निकलना और इसका जुटना, दोनों ही रेस्पॉन्सिबल थे। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही रेस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज दैट वन मॉलिक्यूल विच इज रेस्पॉन्सिबल, वो हम लोग अभी चेक करते हैं। व्हाट इज दैट वन मॉलिक्यूल, ध्यान से देखें क्या मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से ये हो पा रहा है, चेक करते हैं। अब मान लीजिए मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं, CH3 कार्बन, CH3 और इधर लगा है X, यहां लगा है X। मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इधर से अटैक नहीं कर पा रहा था, ऑब्वियसली रीजन भी इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस था कि वो उधर जाके अटैक नहीं कर पा रहा था। अगर वो यहां से अटैक नहीं कर पा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक इससे ज्यादा ताकतवर है, तो ये हटा तो देगा इसको, पर डायरेक्टली पीछे से हटा ले रहा था, जैसे कि आपने 0 डिग्री में देखा, 1 डिग्री में देखा और 2 डिग्री में देखा। यहां पे ये पीछे से तो अटैक नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या होगा, ये इंतजार करेगा उस क्षण का जिस क्षण में ये ऑटोमेटिकली खुद से क्या हो जाए, निकल जाए खुद से। अब आपके मन में डाउट होगा, सर वो क्यों निकलेगा खुद से, कुछ तो कारण होना चाहिए निकलने का। चलिए पहले निकाल के देखते हैं, फिर उसके कारण को समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होगा। ये CH3, ये कार्बन, ये CH3 और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, अगर ये निकल गया तो ये क्या बनाएगा, +X-। अब ये कौन से डिग्री का कैटायन बना है, 3 डिग्री का कैटायन है। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन याद है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन पढ़ाए थे। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल
3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और 0 डिग्री में तो खैर स्टेबिलिटी होता ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये किस में? 3 डिग्री में। तो ये बोलेगा कि भाई तुम चले जाने के बाद मैं ज्यादा स्टेबल हूं। एक गाना याद आ रहा है मेरे को, क्या गाना है? मेरे को थोड़ा लिरिक्स वो बोलिए तो। हाँ, बेवफा 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 निकली है तू। तो ये बेवफा निकल गई, वो उसको जाओ इधर से, तुम बेवफा हो, इसको बेवफा करके क्या कर दिया? निकाल दिया। अभी ये बेवफा होके निकल गई तो ये देख रहा है इसके जाने के बाद मैं ज्यादा सुकून में हूं। जनरली ऐसा होता है ना, आपने वो पिक्चर देखी होगी जिसमें शाहिद कपूर और करीना कपूर, व्हाट इज दैट पिक्चर, जब वी मेट, देखा उसने उसको बोला अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के फोटो को आग लगाओ और उसको फ्लश कर दो। जैसे ही फ्लश किया उसको कह रहा है आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। तो पुरानी जो इतिहास होती ना आदमी की, वो हमेशा मतलब उसका पीछा करती रहती। तो जितनी जल्दी आप उससे छुटकारा पा लें, ये छुटकारा ही है। आपका हो गया ये वाला या अभी बाकी है? ब्रेकअप वाला कहानी? अच्छा, अभी मतलब पैच वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, खत्म होने का नहीं। ओहो, हुआ भी को तो मेरे को थोड़ा बताइएगा ऑन स्क्रीन। अब ये यहां से क्या हो गया? निकल गया। ये निकला तो इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, इसके जाने से ये कार्बन हो गया काफी ज्यादा स्टेबल। और अब ये कह रहा है कि ये चला ही गया तो ठीक, चली नहीं, चला ही गया तो ठीक, अब ये स्टेबल हो गया। अब ये जैसे ही स्टेबल हुआ तब इसने इस प्रकार से अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, यहां पॉजिटिव था, सिस्टम में दिखाई दिए अब इसको 2 नेगेटिव चार्ज। क्यों? मैंने आपसे कहा था कि कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पे? न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव, और लीस्ट स्टेबल नेगेटिव में। इस यहां वाला जो केस है वहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, पर अगर उसको कोई चांस मिले, बेवफा हो गई, उसको ब्रेकअप हो गया, सब कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन दिल तो बच्चा है जी, दिल तो मानता नहीं है ना, दिल है कि मानता नहीं है, गाना भी आया था बहुत पहले, दिल है कि मानता नहीं। तो अब ये दिल मान नहीं रहा, ये कह रहा भाई कितनी देर ऐसे पॉजिटिव, मतलब कब तक पुरानी यादों के साथ कब तक जीता रहूं। वो अब चाह रहा नहीं, द शो मस्ट गो ऑन। और आपने भी वो फिर अभी हाल फिलहाल में एक गाना मैंने सुना है, वो दिल पे पत्थर रख के ब्रेकअप कर लिया और फिर से पैचअप भी किया ना, उसके बाद पार्टी भी दिया, ऐसे भी करके वो पैचअप पार्टी और समथिंग ना, फिर 1 वीक के बाद फिर से स्टार्ट हो गया। तो ये फिर न्यूक्लियोफाइल को इसको जैसे ही दिखा, पॉजिटिव ने किसको देखा? न्यूक्लियोफाइल को। एक्स माइनस को देख कर फीलिंग नहीं आ रही थी कि पुरानी बात हो गई, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल को देखा फिर से इसके अंदर क्या आ गया? ओ देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, फिर से गिटार बजा। अब ये गिटार बजा तो ये कहा अगर बाई चांस इधर आके लग जाता है तो मेरे पास जो कंपाउंड होगा क्या हो जाएगा? CH3 CH3 CH3, और इधर लग गया क्या? न्यूक्लियोफाइल। अब ये कार्बन पॉजिटिव से किसमें कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रल में। मैंने कहा पॉजिटिव से उससे ज्यादा पसंद क्या है? न्यूट्रलिटी पसंद है, पहला। दूसरा, इससे तो तबाह था, ये इससे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना रहा है। तो अल्टीमेटली रिएक्शन किस लिए होती है? स्टेबिलिटी के लिए। मैंने आपसे कहा है रिएक्शन जब भी होती है किसके लिए होती है? स्टेबिलिटी के लिए। तो ये निकलने के बाद वो स्टेबल हुआ और इसके लग जाने से ये फर्दर स्टेबलाइज हो गया, तो ये रिएक्शन ऐसे आसानी से हो गई। अब चूंकि ऑर्डर स्टेबिलिटी का 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री है, तो मैं ये कहता हूं कि अगर इसकी जगह पे नेक्स्ट CH3C CH3H है और यहां X है और इसमें आप सेम न्यूक्लियोफाइल आप डाल रहे हो, तो अभी भी ये स्टेप होने के इसके चांसेस तो हैं, ये अभी भी ऐसा तो होगा। और यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और फिर ये CH3C CH3 यहां पे H और यहां न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जितना स्टेबल ये प्रोडक्ट है उतना स्टेबल ये प्रोडक्ट नहीं है। फिर इसके पहले वाला ये तो था 3 डिग्री कार्बन, ये क्या था? 2 डिग्री कार्बन। अभी 1 डिग्री कार्बन होगा तो भी ऐसा होगा, लेकिन 1 डिग्री में जो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी है वो काफी कम है और 0 डिग्री में तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का कोई बात ही नहीं है। मतलब SN1 जब हो रहा है तो कौन SN1 मैकेनिज्म को फेवर कर रहा है? जब R का जो डिग्री है वो कितना है? 3 डिग्री। और SN2 को कौन फेवर कर रहा है? 0 डिग्री एंड 1 डिग्री। 0 डिग्री को छोड़ दीजिए, 1 डिग्री। तो अब इधर से चलें, SN1 में चल रहे हैं तो ऑर्डर क्या आ रहा है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन 0 डिग्री। ये SN1 का ऑर्डर है। और SN2 में आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा?
0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। चलो ये दोनों में कौन सा फायदेमंद होगा? SN1 फायदेमंद होगा। ये दोनों में कौन सा ये दोनों में SN2 फायदेमंद होगा। इसमें कौन सा फायदेमंद होगा? SN1 फायदेमंद होगा। इसका क्या? ये तो साले बीच बीच में। और याद रखिएगा, जब कभी भी कोई बीच बीच का पढ़ता है तो हमेशा तबाही क्रिएट करता है। बीच बीच का कुछ भी हो जाए, बेटा हुआ मिठाई बांटे, बेटी हुआ लक्ष्मी आई घर में, बेटा बेटी दोनों हो जाए, दिक्कत है। फिर समाज थोड़ा गलत नज़र से समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बीच बीच वाला जो भी रहता है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। फिर उसके लिए अलग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। पढ़ेंगे एलिमिनेशन। तो याद रखिएगा 3 डिग्री कौन फेवर करता है? SN1। अच्छा, इसको क्यों बोल रहे हैं यूनिमोलिकुलर? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल तब तक इंतजार करता रहेगा जब तक कि पहले ये वाला बॉन्ड टूट जाए। ये टूटेगा उसके बाद ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो टूटना ही वाज द रेट ऑफ रिएक्शन। पर वहां पर क्या था? इसका जुड़ना और इसका निकलना दोनों वाज रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पे सिर्फ एक्स हेलोजन का निकलना इज दी रेट ऑफ रिएक्शन। सिर्फ हेलोजन का निकलना ही रेट ऑफ रिएक्शन है। हेलोजन निकल गया, अब उसके निकलने के बाद सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुट रहा है। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो है ये वाला बॉन्ड टूटना, ना कि ये वाला बॉन्ड जुटना। ये तो फट से जुट जाएगा क्योंकि स्टेबल, और जुटने के बाद और स्टेबल। तो स्टेबिलिटी की तरफ जाने में समय कहां लगता है? समय तो लगता है आप जब कोई अनस्टेबल चीज है और आप इंटरमीडिएट बन रहे हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट हमेशा एनर्जी उसकी ज्यादा होती है, बहुत कम समय तक बनता है और हाईली अनस्टेबल होता है। लेकिन कई बार ऐसा जब अनस्टेबिलिटी की फेज में आप जाते हैं, आपको लगता है इधर से तो ज्यादा स्टेबल मैं इधर ही हूं, तो कई बार इंटरमीडिएट स्टेबल भी बनता है। उसका एक एग्जांपल है SN1 मैकेनिज्म। वहां पे 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो आपने क्या स्टेटमेंट लिखा है बोलिए? कुछ नहीं लिखे। व्हेन ओनली वन मॉलिक्यूल, नहीं इसको तो बनाएंगे, पर लिखे व्हेन ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्वड इन डिटरमाइनिंग द रेट of the reaction, when only one molecule is involved in determining the rate of the reaction, it is called unimolecular. It is called unimolecular nucleophilic substitution. It is called unimolecular nucleophilic substitution. इसमें कौन इन्वॉल्व है? सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। एंड व्हाट इज दैट मॉलिक्यूल? वो मॉलिक्यूल क्या है? व्हाट इज दैट मॉलिक्यूल? दैट मॉलिक्यूल इज ये इसका यहां से टूटना, ब्रैकेट में लिख दिएगा, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। और वहां पे जो दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे वो क्या था? कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, दोनों ही वहां पर इन्वॉल्व थे। कितनी आसानी से ये बॉन्ड बन रहा है और टूट रहा है, वहां पर रिस्पॉन्सिबल था। यहां पर क्या रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ और सिर्फ टूटना। अच्छा, ये तो अभी ठीक है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा। मुझे बताइए क्या यहां पर भी इन्वर्जन हो रहा है? क्या इन्वर्जन हो रहा है? यहां पे इन्वर्जन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। मैं वापस से आपको फिर से वही मॉडल कोशिश करता हूं तैयार करने का। क्या यहां पे वो हो रहा है? देखिएगा, एक मिनट। क्या अभी भी ये न्यूक्लियोफाइल है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, इधर से जगह है? नो जगह। अब अगर जगह नहीं है तो ये न्यूक्लियोफाइल इंतजार कर रहा है, अतिथि तुम कब जाओगे, और ये जब तक नहीं जाएगा तब तक न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं कर सकता। अब ये अतिथि जैसे इधर से निकला, अतिथि निकल गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज जब पैदा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। प्लेनर तो हुआ क्योंकि ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। लेकिन क्या ये बैक अटैक कर रहा है या फ्रंट अटैक करेगा? अब ये फ्रंट अटैक जहां से आया था वहीं, अगर ये जहां से आया था वहीं आ गया, वापस से आपका टेट्राहेड्रल बन गया। इज देयर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन? नो, देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेन कर गया अपना कॉन्फ़िगरेशन को, क्या कर गया? रिटेन कर गया, इसलिए इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रखिएगा SN1 में देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वेयर एज SN2 में देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है कि भाई जिधर से वो निकला उधर ही आके अगर वो लगेगा तो वो इन्वर्जन है, रिटेंशन है, रिटेंशन है। पीछे से आके लगेगा तो उसके छत्ते की तरह उसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। ऐसे था ऐसे कर देगा। अब इसको तो उतना पीछे में नहीं ले जा सकता, ऐसे था ऐसे हो जाएगा। तो इधर से न्यूक्लियोफाइल लग गया, पहले ऐसे लगा हुआ था, समझ में आ रहा है? तो वहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पे रिटेंशन। तो ये वर्ड लिखिए आगे, क्या लिखे हैं? इट इज कॉल्ड एज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सच टाइप ऑफ रिएक्शन is generally carried out, such type of reaction is generally carried out in polar protic solvent, polar protic solvent. What is polar protic solvent? polar protic solvent किसको बोलते हैं? ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जो पोलर हो, पोलर मतलब प्लस और माइनस बन रहा हो, और प्रोटिक H प्लस उसमें होना चाहिए। पोलर प्रोटिक, ध्यान से वर्ड को सुनिए, पोलर प्रोटिक, प्रोटिक मीन्स प्रोटोन, पोलर मीन्स H प्लस। वाटर कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस। जब ये बॉन्ड टूटेगा ये बनाएगा H प्लस प्लस OH माइनस। This OH minus will behave as a nucleophile और ये H plus will behave as a proton। तो आपको क्या बोल रहा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें प्रोटोन भी हो और उसमें पोलर भी होना चाहिए, यानी पोलैरिटी भी होनी चाहिए, ऐसा ही सॉल्वेंट आपको क्या करना है, यूज करना है। देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस आल्सो, पर दे आर नॉट प्रोटिक, उसको नहीं यूज कर सकते। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, KNO2, यहां पे आपने देखा था कि ऐसे टूटता है, K प्लस प्लस NO2 माइनस, ये भी पोलर है पर दिस इज नॉट प्रोटिक, इसमें प्रोटोन नहीं है, इसमें H प्लस नहीं है, H प्लस नहीं है, तो दिस इज नॉट पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक मतलब एग्जाम्पल में लिखिए वाटर, एग्जाम्पल में वाटर। कैन एल्कोहल भी पोलर प्रोटिक? एल्कोहल भी पोलर प्रोटिक होगा क्योंकि एल्कोहल में आपको H निकलने की संभावना है। एल्कोहल। कैन एसिटिक एसिड भी पोलर प्रोटिक? CH3CO माइनस H प्लस, CH3CO माइनस H प्लस, H प्लस मिला मीन्स प्रोटिक, और पोलर तो है ही भाई, CH3CO माइनस तो पोलैरिटी आएगा ही। तो आप लिख सकते हैं वाटर, एल्कोहल, एसिटिक एसिड एटसेट्रा, बिकॉज दे स्टेबलाइज, बिकॉज दे स्टेबलाइज, बिकॉज दे स्टेबलाइज द कार्ब कैटायन बाय सॉल्वेशन, बिकॉज they stabilize the carb cation by solvation। कार्ब कैटायन को सॉल्वेशन की मदद से क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। यानी ये जो H प्लस निकलेगा, यहां पे जो X माइनस टूटा है उसके साथ क्या कर लेगा, एक कंपाउंड फॉर्मेशन करके जो X माइनस उसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। इसीलिए हमें क्या चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, ताकि ये जो X माइनस यहां निकल रहा है वो H प्लस उसके साथ क्या कर ले, बॉन्ड बना के उसको स्टेबलाइज कर सके। ये बात समझ में आ गई? लिख लें इसको। अब ये इसको ऐसे मत लिखिएगा, राइट। स्टेप्स ऑफ SN1 रिएक्शन, स्टेप्स ऑफ SN1 रिएक्शन, इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन, इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन। SN2 was a सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो ये जो देखिए, आपको मैं कुछ कुछ बातें बोलता चल रहा हूं, तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए, अब आपका तो ऑब्जेक्टिव है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आता था, राइट 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, ऐसे क्वेश्चन आता था 3 नंबर का। पहला SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर, SN2 मतलब बाईमोलिकुलर। दूसरा, एक में इन्वर्जन हो रहा है, एक में रिटेंशन। तीसरा, एक में सिंगल स्टेप, दूसरे में डबल स्टेप, एक में बोथ मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, एक में सिंगल मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। इस तरीके से 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको पूछा जाता है। तो मेरे को तो 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस पता होना चाहिए, पूछने वाला कैसे पूछेगा तो पता नहीं। तो आपको ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि जो सवाल पूछा जाता है उसी को फॉर्मेट बदलेगा ना पूछने का, पर आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। तो लिखिए, SN1 रिएक्शन ऑकर्स इन 2 स्टेप। पॉइंट नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। What do you mean by formation of carb cation? सर्वप्रथम कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन
सबसे पहला काम है ये X माइनस यहां छूटा और आपके पास क्या बन गया, कार्ब कैटायन बन गया। ये फर्स्ट है। कार्ब कैटायन जितनी आसानी से बनेगा उतना ही फास्ट आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो कार्ब कैटायन कितनी आसानी से बनेगा वो डिपेंड करेगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन क्या है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन क्या है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्टली 0 डिग्री। तो जितनी आसानी से कार्ब कैटायन फॉर्म होगा उतनी ही आसानी से कार्ब कैटायन बनेगा। तो 3 डिग्री का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे आसानी से वो बनेगा, फिर 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री और फाइनली 0 डिग्री। पहले लिखें फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। This takes place by the heterolytic cleavage between किस किस के बीच का हेट्रोलाइटिक हो रहा है, कार्बन एंड हैलाइड आयन, कार्बन एंड हैलाइड आयन, फुल स्टॉप। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या मतलब है इसका, ये एक रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। अगर हम जो प्रोड्यूस हुआ है वहां पे X माइनस, इसको किसी तरीके से अगर घेर नहीं लिए तो ये वापस से क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ ज्वाइन करके और वापस से पीछे चला जाएगा। तो अभी मैं चाहता हूं कि ये कार्ब कैटायन ऐसा ही बन जाए, तो X माइनस को फट से किसके साथ रिएक्ट करा देना चाहिए, H प्लस के साथ, यानी ऐसा कुछ पॉजिटिव मिल जाए। यही रीजन है कि आपने वहां सिस्टम में क्या लिया हुआ है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। तो समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन रिवर्सिबल थी, तो आपको एक ऐसी चीज रिक्वायर्ड थी जो उस X माइनस के साथ फट से क्या कर ले, कंबाइन कर ले और रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा दे। तो लिखें दिस स्टेप is the rate determining step of the reaction. This step is the rate determining step of the reaction. यही रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, फुल स्टॉप। वो स्टेप नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? द स्टेप नंबर 2 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। भाई जब तक ये फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, और X माइनस को अगर आप हटाइएगा नहीं तो फिर दोनों के बीच में रेसिंग होगी, क्योंकि वो भी माइनस ये भी माइनस, तो हो सकता है वो भी आके अटैक कर दे। तो लेकिन ये तो यही चाहता है ना कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, तो फिर रेसिंग ना हो, इसलिए आप इसके साथ बॉन्ड बना के खत्म कर दिए। अब सिर्फ एक छत्र राज है इसका, और ये आके डायरेक्टली क्या करेगा, अटैक करेगा। तो रास्ते का जो भी रोड़ा था उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया। कई बार ऐसा रहता है ना, दो बॉयफ्रेंड माने दो लड़के एक ही लड़की के वो रहते हैं, तो वो लड़का एक को एक्सीडेंट करवा देता है या फिर मरवा दे, ऐसे होता है ना, कभी कभी नहीं होता। तुम तो बता रहे थे कि तुम्हारे साथ ऐसा एक बार हुआ था, नहीं बताया। ओह सुपर कूल सोवेन, कूल डूड सोवेन, अच्छा यू आर कूल डूड, ओके। तो स्टेप 2 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, and this step takes place only after first step is complete. This step takes place only after the first step is complete. पहला स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगा तभी ये दूसरा स्टेप क्या होगा, एक्शन में आएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। और न्यूक्लियोफाइल के अटैक को रेट ऑफ रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जहां पॉजिटिव वहां तो ठक से आके वो खुद ही लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 स्टेप रिएक्शन है। अब यहाँ से आप ये पूरा लिखें। पहले ना ये सिर्फ ये वाला लिखिएगा, मतलब ये CH3X, उसके ऊपर आपने प्रोटिक सॉल्ट, सपोज वाटर ले लिया, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये X माइनस होके निकला, ये वाटर है तो वो HX हो जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस होगा, OH माइनस आके अटैक करेगा, और ये आपका CH3 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और आपका प्रोडक्ट बन गया। साथ में क्या मिलेगा, HX भी मिलेगा, साथ में आपको HX भी मिलेगा। क्यों, समझ में आ रहा है या पूरा घिचपिच हो चुका है? ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मिटा देता हूँ, ये NO2 का भी कोई काम नहीं है, ये भी मिटा देता हूँ, ये भी खत्म हो गया।
पोलर प्रोटिक का मतलब समझ में आ गया ना? ये भी मिटा देता हूँ, ये खत्म हो गया। ये 2 डिग्री वाला पूरा मैकेनिज्म मिटा देता हूँ, क्योंकि 2 डिग्री का भी मैंने कॉन्सेप्ट तो सिखाई दिया था। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, बहुत तेज विद्यार्थी हैं आप लोग, इसे पता लग रहा है मेरे को। तो इसको अब अपनी कॉपी में आप लोग लिख लें, काफ़ी आसान हो गया ये तो। मतलब CH3 CH3 CH3X और फॉर्मेशन ये लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपने पानी डाला है, अगर पानी डालेंगे तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या हो जाएगा? OH- हो जाएगा, और यहाँ पर जो X है वो H+ के साथ बॉन्ड बना लेगा और HX फॉर्मेशन होगा। तो लास्ट में इसकी जगह पे आपको और क्या मिलेगा साथ में? ये दोनों ही आपको मिलेंगे। दिस प्लस दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे वहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पे देयर विल बी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये सब लिख लिए पूरा? उसके नीचे आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन लिखें। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन क्या होती है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एंड देन 0 डिग्री। और जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन है वही दी रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 होगा, वही रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 होगा। तो बस उसके नीचे लिख लें, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 मैकेनिज्म इज, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 मैकेनिज्म इज क्या होगा? वापस से 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एंड देन लास्टली 0 डिग्री। 0 डिग्री में ना के बराबर। तो ये लिख लेने का है, SN1 में 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 0 डिग्री में ऑलमोस्ट नो SN1 सीन। और SN2 में क्या होता है? SN2 में होता है 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और 3 डिग्री में नो SN2 सीन, नो SN2 मैकेनिज्म सीन। ना के बराबर, ना मतलब बिल्कुल ही ना, एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं देखा गया है। यहां तक समझ में आ गया? अब उसके नीचे आप एक और महत्वपूर्ण बात लिखिए, इन SN1 मैकेनिज्म देयर इज no change in the configuration. In SN1 mechanism there is no change in the configuration. There is no change in the configuration. कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और अगर कॉन्फ़िगरेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है इट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। that is it is a retention of configuration. ये क्या है? एक कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन है। यू आर रिटेनिंग दी कॉन्फ़िगरेशन। आप कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करके रखे हुए हैं। यू आर कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन कर रहे हैं। अब चूंकि अब हमने SN1 SN2 दोनों पढ़ लिया है, तो एक कॉमन सी बात वहां पर निकल के आती है। क्या बात निकल के आती है? एक बहुत ही कॉमन सी बात वहां पर निकल के आती है, वो ये है कि दोनों ही केस में एक चीज कॉमन है। बोलिए क्या? चाहे मैं SN2 की बात करूं या मैं SN1 की बात करूं, दोनों ही केस में RX बॉन्ड तो टूट ही रहा है। यहां पे भी RX टूट रहा है, एक जगह किसी के अटैक करने पर टूट रहा है और एक जगह स्वयं से होमोलाइटिक क्लीवेज से टूट रहा है, पर दोनों में टूट तो रहा है। कोई डाउट? दोनों में RX बॉन्ड तो टूट रहा है। अगर RX बॉन्ड टूट रहा है तो X मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट रहता है? X मेरे पास होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? RI बॉन्ड टूटेगा कि BR बॉन्ड टूटेगा कि RCl बॉन्ड टूटेगा कि RF बॉन्ड टूटेगा? ये बताइए। चाहे कोई भी मैकेनिज्म हो, मैकेनिज्म SN1 हो कि SN2 हो, सबसे आसानी से बॉन्ड कहां टूटेगा? सबसे आसानी से RI सबसे आसानी से टूटेगा। क्यों? मिसमैच, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे कम। एक PhD होल्डर लड़का और लड़की नर्सरी क्लास की, और फिर आप उसको शादी करवा रहे हैं। मिसमैच है ना, अ ग्रेट मिसमैच। तो आजकल 5 साल बड़ा छोटा हो जाता है तो मिसमैच करा दे रहे हैं। नहीं,
लड़की को जैसी मैट्रिमोनियल में फोटो आया, डेट ऑफ बर्थ देखा, आप लोग का किस ईस्वी में आसपास बर्थ होता है? 2003 के आसपास में। आप मान लीजिए आज से और 5-6 साल बाद जब मैट्रिमोनियल साइट पे चेक करेंगे आप 2003 के, यू विल चेक फॉर 2004 और 2005। अच्छा, आप थोड़ा पुराने ज़माने में जाइए, मम्मी लोग के ज़माने में। मम्मी लोग के ज़माने में देखे होइएगा, लड़का रहेगा 1960 का तो लड़की रहेगी 1972-73 की। नहीं, 10 साल 12 साल का अंतर। कई कई केसेस में थोड़े और पीछे जाइए, मतलब जैसे हमारे दादाजी के उसमें तो उन्हें 16 साल, मतलब आप मैट्रिक पास कर रहे थे तब लड़की पैदा हो रही थी। 16 साल के अंतर का मतलब वही होता है कि आप मैट्रिक का एग्जाम देने बैठे थे तो लड़की उस टाइम पैदा हो रही थी। धीरे 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 जैसे जैसे साक्षरता बढ़ता गया, लड़कियों का एजुकेशन बढ़ता गया, ऐसे ऐसे जो रिड्यूस होता गया, और कुछ केसेस में तो इतना रिड्यूस हो गया है कि सरप्लस कर गया है। लड़का ही छोटा रह जाता है, लड़की बड़ी निकल जाती है। कुछ तो कहीं कहीं पे थोड़ा ओवरसीट भी कर जा रहा है। मैं देखता हूँ कई बार। अभी वो हाल फिलहाल में एक जोहान्सबर्ग ना, क्या नाम है लड़के का, हाँ, निक जॉन और प्रियंका चोपड़ा में दिखा रही बच्चे शादी कर लिया, फिर बाद में देखा उम्र में, मुझे देख के भी लगता है ना इसका चेहरा अगर कम उम्र का है तो उसका चेहरे से ही पता चल जाता है। मैं जैसे जिस दिन शादी का फोटोग्राफ, बहुत कम उम्र का लग रहा है। खैर चलो, विदेशी हो भी सकता है, मतलब वो लोग तो यंग रह, मतलब ज़्यादा दिन तक मतलब यंग रहता है। लेकिन जब न्यूज़ में पढ़ा तो देखा शायद 7 या 8 साल का ऐसे डिफरेंस है। सचिन तेंदुलकर 12 साल। अब बताइए, तो मतलब अब लड़कियां इतनी ज़्यादा एजुकेटेड हो गई हैं कि वो सुपरसीड कर जा रहा है। पहले लड़के होते थे 16 साल 17 साल बड़े, अब लड़कियां 15-16 साल बड़ी शादी लोग कर रहे। कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे एजुकेशन बढ़ता गया ऐसे ऐसे लड़कियों का जो एज ग्रुप है, ठीक उसी प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो काफ़ी बड़ा मिसमैच है, पर यहाँ पर एग्जैक्ट सब 2003 लड़का लड़की सेम बैच पास आउट हुए, लव मैरिज हुआ और हम लोग भी शादी में गए। नहीं सोविन, तुम बता रहे थे ना तुम्हारी कोई कल, नहीं तो ये मिसमैच तुम्हारा पक्का वाला है। अच्छा, यू हैव नॉट फाइंड, अभी एफ मिली नहीं है। चलिए, तो स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर रहता है? ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है, और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ईज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगा? आरआई का सबसे अच्छा, फिर आरबीआर का, फिर आरसीएल का, और फिर आरएफ का। तो जितनी आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगा, ईज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, उतनी आसानी से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो सबसे ज्यादा आसानी से आरआई वाला प्रोसीड करेगा, फिर आरबीआर वाला, फिर आरसीएल वाला, और फिर आरएफ वाला प्रोसीड करेगा। ये बात समझ में आ गई? चाहे रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 हो या फिर SN2 हो। तो इसको आप एक नोट का पॉइंट डालकर लिखें। फॉर अ गिवन अल्काइल ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ halide has the same order in both SN1 and SN2 mechanism. RI सबसे आगे, फिर RBR, फिर RCL एंड देन RF। RI सबसे आगे, फिर RBR, फिर RCL एंड देन RF। नीचे लिख लीजिएगा, ये कहां से निकाल के लाए हैं, तो अपने मन से नहीं लिख दिए हैं, ईज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग के मदद से ही ये बात हमें पता चली है। अब नेक्स्ट नोट का दूसरा पॉइंट, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते थे और बेंजाइलिक हैलाइड किसको बोलते थे, ये शायद मैंने आपको बताया होगा। आपको जब नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा था, या नोमेनक्लेचर से पहले जब क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था, तब मैंने आपसे कुछ इस तरह की बातें की थी। उसके अंदर मैंने आपसे कहा होगा बेंजाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं और एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं। तो C डबल बॉन्ड C के बाद वाले कार्बन पे जब X लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक बोलते हैं। तो ये देखिए, C डबल बॉन्ड C के बाद वाले कार्बन पे जब X लगा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक। अब अगर ये एलाइलिक है तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड कैसे भी टूट सकता है, अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, बैक अटैक, तो भी बॉन्ड टूट सकता है, या अगर ये 1 डिग्री ना हो के क्या हो,
2 डिग्री या 3 डिग्री होगा तो खुद से टूट जाएगा। टूटेगा तो यहां पे क्या बॉन्ड फॉर्म, यहां पे कैसे चार्ज डेवलप होंगे, एक के ऊपर x माइनस और इसके ऊपर x प्लस। अगर इसके ऊपर s प्लस हुआ क्या ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये कंजुगेशन में है ना, और अगर ये कंजुगेशन में है तो यहां पे रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा तो यहां से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है SN1 का वो रिलेटिवली कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर मेरा कैटायन स्टेबल है तो ये फॉर्मेशन, अच्छा सॉरी बोल रहा हूं, कम होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये x माइनस तुरंत से होना चाहेगा, क्योंकि ये जैसी होगा वैसी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, और रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ उसके बाद जहां कहीं भी कार्बन होगा वहां पे न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, अटैक करेगा और कंपाउंड बन जाएगा। सेम चीज एक जगह और देखा जाता है जिसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड में। बेंजाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, ये इस तरह इसके बाद वाले कार्बन पे क्या लगा हो, H लगा हो। यहां पर भी सेम, ये अगर टूटेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में। ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में, और वापस से। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा स्टेबल, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी आसानी से ये इसको बोलेगा तुरंत निकाल देगा। जितनी आसानी से ये निकलेगा उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो SN1 मैकेनिज्म में एल्काइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड वो काफी अच्छी रिएक्टिविटी शो करता है। नोट में लिखिए, अल्काइल हैलाइड, सॉरी, अलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड shows high reactivity towards the SN1 reaction, because carb cation thus formed gets stabilized through resonance। तो SN1 मैकेनिज्म में बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में और तेजी से रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि X माइनस बहुत जल्दी से निकल जाएगा। क्योंकि X माइनस इसलिए निकलेगा क्योंकि X माइनस के निकलने से जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। और मैंने आपसे कहा था रेजोनेटिंग प्लस M इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप किसको देते हैं, रेजोनेंस को। और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो मल्टीपल टाइम्स ज्यादा है, तो वो काफी ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। पहली बात। नोट नंबर 3, SN2 मैकेनिज्म में क्या ये जो कंपाउंड है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, क्या ये कंपाउंड SN2 मैकेनिज्म शो करेगा, क्वेश्चन मार्क। SN2 मैकेनिज्म शो करेगा, क्या ये कंपाउंड SN2 मैकेनिज्म शो करेगा? अगर करेगा तो क्यों, अगर नहीं करेगा तो क्यों? करेगा तो क्या, SN2 मतलब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को बैक अटैक करना चाहिए। ये कार्बन कितने डिग्री कार्बन है, 1, 2 डिग्री कार्बन है। तो स्टेबिलिटी तो आपने SN2 में देखा ना, सबसे ज्यादा 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, बीच बीच का है, तो हो भी सकता है। मैंने 3 डिग्री में लिखा था कि वो तो होगा ही नहीं, 3 डिग्री में तो संभव ही नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 डिग्री में संभावनाएं हैं। अच्छा, इसने इसको अटैक किया, अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। क्या ये बॉन्ड टूट पाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या ये बॉन्ड टूट पाएगा? मैंने आपको नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन अराइल हैलाइड पढ़ाया था, एक टॉपिक पढ़ाए थे, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन अराइल हैलाइड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, पढ़ाए थे। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर मतलब बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो टूटने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो खाली न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से ये बॉन्ड टूटने वाला
नहीं है, जिसकी वजह से SN2 अराइल हैलाइड में नहीं देखा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड। और पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों होगा? बिकॉज यहां पे ये जो इसका लोन पेयर है वो किस में जाता है? रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में जाने की वजह से इसमें कौन सा करेक्टर आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा तो ये कतई भी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं जाएगा, इसलिए इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं, इसलिए इसको हम लोग पूरा ऑल टुगेदर अलग से पढ़ेंगे। ये SN1 जा भी सकता है, वो भी नहीं जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे भी तो यही बॉन्ड टूटना है, तो वहां भी नहीं जाएगा, इसलिए इसका पूरा अलग से ही रिएक्शन पढ़ते हैं। और इसलिए आपको याद होगा जब हम लोग इसका फॉर्मेशन भी कर रहे थे तो वहां पे आपने जो रिएक्शन पढ़ा था उसमें क्या देखा था? इसके प्रेजेंस में फिर ऑर्थो और पैरा जगह सब्स्टिट्यूट हो रहा था, ये हट नहीं रहा था। तो ये क्यों नहीं हट रहा था? बिकॉज यहां पे कौन सा करेक्टर है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। लिखिए इस बात को, इन केस ऑफ अराइल हैलाइड, in case of aryl halide, partial double bond is present between carbon and halogen. Partial double bond is present between carbon and halogen, due to which breaking of this bond is difficult. Due to which the breaking of this bond is difficult, and hence it do not undergoes due to which breaking of this bond is difficult, due to which it do not undergoes what reaction? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में बड़ी मुश्किल से जाता है, ठीक है? जाएगा, कैसे जाएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, कैसे जाएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी से पहले जो मैंने आपको बताया था दैट वाज नॉट स्टीरियोकेमिकल, दैट वाज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट मतलब इन्वर्जन होगा कि रिटेंशन होगा, ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट था। अभी क्या बोल रहा हूं? स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या है? उसके लिए मैंने आपको एक शीट दिया है जीओसी का एक शीट दिया था, उसके अंदर आइसोमेरिज्म एक टॉपिक था। उस आइसोमेरिज्म के अंदर दो तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर दो प्रकार का होता है, तो उसके अंदर एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है और एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको क्या करना है? पढ़ के आना है, तब जो मैं ये पढ़ाऊंगा आपको समझने में क्या होगी? आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, पढ़ के आएंगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।